नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ़ होंगे, फिट होंगे। दोस्तों, PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज़ जारी की गई हैं। पिछले काफ़ी समय से इसका इंतज़ार हो रहा था। पिछले 2-2.5 महीने से अपलोड होने के बजाय ये पोस्टपोन हो रही थी, लेकिन आज अपलोड हो गई हैं। सबसे पहले हम इसका जो PDF हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। इसके ऊपर नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट डेट्स से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेगी वो 31 मई है। लास्ट डेट जो रहेगी इसकी अप्लाई करने की 20 जून रहेगी। और क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसमें लिखा हुआ है 2 जुलाई। तो जो काम स्टार्ट होता है वो 31 मई से होगा। 31 मई से पहले आप नहीं कर सकते, 31 मई से आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं कैटेगरी 1। 1 नंबर पैराग्राफ में जो इनका लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट्स। तो दोस्तों रेवेन्यू अकाउंटेंट में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं इनकी वो 18 हैं और क्लर्क के लिए 549 है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, साफ साफ आपके सामने दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए टोटल 18 पोस्ट हैं, 18। और क्लर्क के लिए 549, 549 पोस्ट क्लर्क के लिए हैं, 549। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल में क्या है। टेक्निकल में 3 तरह की वैकेंसीज़ हैं। एक जेई की, जेई इलेक्ट्रिकल, दूसरी असिस्टेंट लाइनमैन और तीसरी असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। हर एक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है इसमें। और जो टोटल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पोजीशंस हैं इसमें वैकेंसीज़ वो 75 हैं। असिस्टेंट लाइनमैन के लिए 1700 पोस्टें हैं दोस्तों, 1700। और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट ASS जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं, ये नई वैकेंसी एक तरह की फॉर्म हुई है। उसमें टोटल 290 वैकेंसीज़ हैं, इंक्लूडिंग सभी की सभी कैटेगरीज़ की रिजर्वेशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए 75, असिस्टेंट लाइनमैन के लिए 1700, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए 290। उसके बाद दोस्तों नीचे कुछ नोट्स हैं, जैसे कि हर बार दिए जाते हैं, इस बार भी दिए गए हैं कि ये सिर्फ पंजाब डोमिसाइल्स के लिए ही है। उसके बाद पंजाब डोमिसाइल का एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि 1/1/2021 को या 1/1/2021 के बाद का बना हो। और बहुत सारे इसके हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म एंड कंडीशंस, जो कि आपको PDF खुद पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेन जो मुद्दे हैं हम कवर कर लेते हैं इसमें। तो रिजर्वेशन में इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। EWS जो नई स्टार्ट हुई थी वो भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए फुल टाइम रेगुलर BCom विद 60% मार्क्स और फुल टाइम रेगुलर MCom विद मिनिमम 50% मार्क्स और CA इंटर और ICWAI इंटर, ये है रेवेन्यू अकाउंटेंट की। क्लर्क के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि एक सिंपल BA भी चलेगी, चाहे BTech हो चाहे BCom हो, कोई भी चलेगी। और उसके साथ दोस्तों पोजेस एटलीस्ट 120 आवर्स कोर्स, मतलब कि कोर्स जो आपको चाहिए होता है वो भी साथ में करना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर एफिशिएंसी का। इसमें PDF में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और साथ के साथ पंजाबी पास अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड तो चाहिए। और कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पास इंग्लिश एंड पंजाबी टाइपिंग टेस्ट एज़ पर PSPCL रिक्वायरमेंट। टाइपिंग टेस्ट पंजाबी में होगा एक, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये सिर्फ क्लर्क के लिए दोस्तों, रेवेन्यू अकाउंटेंट में कोई टेस्ट ऐसा नहीं होगा टाइपिंग का, ये सिर्फ क्लर्क के लिए। उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। 75 पोजीशन है इसमें। हम इसकी फिर से रिपीट कर देते हैं। रेवेन्यू अकाउंटेंट में 18 थी, क्लर्क के लिए 549 है और जूनियर इंजीनियर के लिए 75 पोजीशन हैं। 75 पोजीशंस में हमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए 3 और 4 ईयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। 60% मार्क्स के साथ एक डिप्लोमा आपको फुल टाइम चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर किसी ने BE या BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग में की हुई है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में विद 50% मार्क्स, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने AMIE इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ की हुई है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता से, तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। और कैंडिडेट्स हु पोजेस हायर एजुकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ़ दे हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंशनड अबव। अगर आपने इससे ज़्यादा की स्टडी भी की हुई है, एमटेक पीएचडी वगैरह, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, जो कि है बीटेक या फिर डिप्लोमा। तो नेचुरली बात है, अगर किसी ने बीटेक की हुई है तो ही वो एमटेक कर पाएगा, सीधी एमटेक तो होने वाली नहीं है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट लाइनमैन की। ALM 1700 पोस्टें हैं, 1700 पोस्टें हैं। मैट्रिकुलेशन इसके लिए कम से कम चाहिए और साथ में ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड, ये चाहिए। दूसरा, द कैंडिडेट हु पोसेस हायर क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विल बी कंसीडर्ड ओनली इफ़ दे हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो वो भी चलेगा, लेकिन नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी डिग्री डिप्लोमा किसी काम का नहीं है इस पोजीशन के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने बीटेक की हुई है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है और अगर आप चाहते हो कि आप असिस्टेंट लाइनमैन के लिए अप्लाई करो, तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ ही आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड के लिए चाहिए, ना कि किसी और ट्रेड के लिए। हालांकि डिप्लोमे वाले जेई की लाइनमैनशिप जेई के लिए अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, डिग्री वाले SDO के लिए अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, लेकिन वो इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट लाइनमैन के लिए नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ लाइनमैन ट्रेड का ही चलेगा। तो ITI वालों के लिए ही है, कुल मिला के बात ये है। तो तीसरी पोजीशन इसमें आ जाती है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की। पहले सब स्टेशन अटेंडेंट ही हुआ करते थे, अब असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट भी बना दिए गए हैं दोस्तों। 290 वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, वो कम नहीं होती ये भी। इसके लिए हमें चाहिए क्या, फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन ITI इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस इन PSEB नाउ PSPCL। मतलब कि ITI चाहिए और 60% मार्क्स चाहिए और 2 साल का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस बिजली बोर्ड के अंदर का चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और 60% नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी चलेगा, वो भी 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, तो भी आप कर सकते हो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई। और डिप्लोमा अगर किसी के पास भी है तो वो 60% से कम नहीं चलेगा, 60% या इससे ज़्यादा वाला ही चाहिए। डिप्लोमा इसमें जो चाहिए वो है इलेक्ट्रिकल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरे नंबर पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो 3 तरह के डिप्लोमे वैलिड हैं। और ITI है अगर तो 2 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और 60% नंबर चाहिए असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। दोस्तों, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्टों की बात हमने कर ली है। पे स्केल जो मिलेगा दोस्तों उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, तो लेटेस्ट जो है वही मिलेगा अभी, इसमें कुल मिला के बात ये है। उसके बाद चौथे नंबर पे बात आ जाती है जी नॉलेज ऑफ पंजाबी। तो वो तो हमें पता ही है, पंजाब में बात कर रहे हैं हम, तो पंजाब में मैट्रिक तक पंजाबी पढ़ी हो, ताकि आप ऑफिशियल माहौल में जाके घुल मिल सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। 5वां स्टेप इसमें एज लिमिट का है दोस्तों, तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 साल, उसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं हुए हैं, बाकी वही है जो आप पहले करते आ रहे हो। 18 से 37 के बीच वाले कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलेगी जिनके पास कोई कोटा है, एक्सेप्ट क्या बोलते हैं जी, EWS को छोड़ के, बाकी सबको जो मिलती आई है वो मिलेगी। उसके बाद दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए 70 नंबर के उनके डिग्री लेवल फाइनेंस अकाउंट्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से आएगा, और 10 नंबर का जनरल नॉलेज, 10 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 10 नंबर की जनरल इंग्लिश। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए। क्लर्क के लिए होगा जी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस। तो रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए 100 क्वेश्चंस और क्लर्क के लिए 100 क्वेश्चंस।
उसके बाद टेक्निकल में जेई इलेक्ट्रिकल, एएलएम और एएसएसए के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो 70 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल नॉलेज के, 10 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के, 10 क्वेश्चंस होंगे जनरल इंग्लिश के, तो टोटल 100 क्वेश्चंस टेक्निकल में भी आएंगे। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात की गई है 7th पॉइंट पे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सबका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। बस फ़र्क कितना आएगा, ये पंजाब जो है PSPCL की हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा होगा कि क्लर्क और जेई के लिए 2 फेस में एग्ज़ाम होने जा रहा है। क्लर्क और जेई के लिए सिर्फ 2 फेस में 2 राउंड में एग्ज़ाम होगा। पहला प्रीलिमिनरी, प्री जिसको बोल देते हैं, प्री और मेन, जैसा कि यूपीएससी और पीसीएस में और एसएससी के एग्ज़ाम्स में होता था, इसमें भी ऐसा ही होने जा रहा है इस बार। तो क्लर्क और जेई के लिए आपको पहले एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका नाम होगा प्री। इसमें जो क्वालिफाई करेंगे वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग 4 गुना कैंडिडेट्स फिर से बुलाए जाएंगे जो मेंस में आएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 8वें पोजीशन पे दिए गए हैं वो है जनरल कैटेगरी के लिए 45 और रिज़र्व कैटेगरी चाहे कोई भी हो उसके लिए 35। अब आपने मान लीजिए 35 मार्क्स ले लिए हैं और वैकेंसीज़ के हिसाब से 4 गुना मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका नंबर लगता है तो आप प्री क्लियर करने के बाद मेंस में जाके पेपर दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। तो शॉर्टकट में यही हुआ कि आपके 2 पेपर होंगे, पहला प्री फिर मेन। थोड़ा सा टफ कर दिया बिजली बोर्ड ने अब। तो ये एक नया जो देखने को मिला हमें, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। लेकिन उस कैंडिडेट को घबराने की ज़रूरत नहीं है जिसकी तैयारी अच्छी है, जहाँ तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिजली बोर्ड का। उसके बाद दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात आ जाती है। नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है, और इसका मेथड क्या है, ये आप पीडीएफ में ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों एक बार। उसके बाद आ जाती है जी टेस्ट की। टेस्ट कैसे होगा, ऑनलाइन जा कर के होगा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइनल मेरिट है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी लेंथी हो जाती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ पूछने वाली बात नहीं है। आपका मेन फोकस तैयारी के ऊपर रहना चाहिए, स्टडी आपकी बिल्कुल अच्छी जानी चाहिए ताकि बेस्ट आप कर सको टेस्ट में। इसमें ये नहीं बताया गया कि टेस्ट कब होगा। टेस्ट दोस्तों जब कभी भी होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ में भी हो सकता है, तो आपके पास ज़्यादा देर नहीं है। अगर ज़्यादा देर मिल जाती है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप यही मान के चलिए ज़्यादा देर नहीं है, तो आपको फुल स्पीड में तैयारी करते हुए चले जाना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। वैकेंसी आने से पहले ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत देर पहले ही ये पोस्टपोन होता चला आ रहा था। अभी भी अगर किसी ने नहीं करी है तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना तो आप मान के चलिए कहीं नहीं गया आपके लिए, क्योंकि 2 जुलाई तक तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस की पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद ज़्यादा नहीं तो 1 महीना तो लग ही जाएगा पेपर होने में, तो 1 से 1.5 महीने का टाइम अभी भी आपके पास मिनिमम है। ज़्यादा भी हो सकता है अगर कोविड के चांसेस में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई तो, अदरवाइज़ 1 से 1.5 महीना आपके पास है। उसके बाद तो ये बहुत लंबी चौड़ी बातें इसमें दी गई हैं। ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, बाद की बात है। आपका मेन फोकस टेस्ट के ऊपर रहेगा अभी। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस जो है, फ़ीस आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपया और 144 रुपये GST, 944 रुपये। और उसके बाद अगर बैंक चार्जेज होंगे तो वो भी लगेंगे। आप लमसम मान के चलो 1000 के करीब लग ही जाएगा। 1000 रुपया आपका लगभग लग जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, एक पोजीशन के लिए, सबके लिए नहीं। अगर मान के चलो आपके पास डिप्लोमा है और अगर आप जेई और ASSA दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 प्लस 1000, 2000 के आसपास मान के चलिए देना पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह अप्लाई करोगे तो लगभग 1000 रुपये आपका लगेगा। अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर 1000 और मान लो, 1000 से प्लस करते चले जाओ। एक पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी 1000 लगभग देने वाली है। ऐसा SC कैटेगरी 90, SC कैटेगरी के लिए 500 और 590 रुपये फ़ीस, 590 रुपये लगभग 600 रुपया उसके लिए हो गया SC कैटेगरी के लिए। और PWD कैटेगरी जो होती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए भी लगभग 600 रुपया एक पोस्ट के लिए इन्होंने साफ साफ लिख दिया।
590 बनते हैं, आप 10 रुपये एक्स्ट्रा मान लो। उसके बाद दोस्तों एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, दोस्तों ये पढ़ने वाली बात है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। और ये दोस्तों कोड आ गए। उसके बाद दोस्तों ये एक छोटी सी चीज़ है, इसमें पंजाबी में जो लिखा हुआ है जी, पंजाब सिविल सेवावां आम ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮ 1994-19 ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ अर्जी देने ਲਈ उपरली उम्र हद ਵਿੱਚ छूट देने बारे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ, जो पंजाब सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर काम कर रहे हैं और वो इस पोजीशंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनकी जो एज लिमिट है उनमें उनको छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं उनको छूट दी जाएगी, ये इसमें दिया गया है। अब कितनी छूट मिलती है, कैसे मिलेगी, ये सारा आपको इसमें पढ़ना है। अगर मैं बताता चला जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 16 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। तो दोस्तों एक बार फिर से जाते जाते आपको बता देते हैं वैकेंसी जो आई हैं बिजली बोर्ड में आई हैं। रेवेन्यू अकाउंटेंट, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, 5 ग्रुप्स के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए वैकेंसीज़ आई हैं। लगभग 1-1.5 साल पहले वैकेंसीज़ आई थी, उसके बाद अब आई हैं दोस्तों। इसके साथ साथ PSTCL में भी आई थी, जिसकी ऑनलाइन शायद एप्लीकेशन अभी बंद हो गई होगी, उसमें भी टेक्निकल आई थी। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आई हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, आप मिस मत कीजिए। जैसे डेट आए तो इसको अप्लाई कीजिए, और मेरी तरफ से दोस्तों आप सबको बेस्ट ऑफ लक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।